हाय एवरीवन। सो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जो है स्टेटमेंट्स और इन्फेरेंस। तो क्या होता है, जैसे हमने सिलोजिज्म किया था कि स्टेटमेंट्स हैं, फिर उसके बाद कुछ कंक्लूजन है और आपको बताना है वो कंक्लूजन सही है या नहीं है। वैसा सही कुछ सिमिलर सा है कि एक स्टेटमेंट गिवन होगी और कुछ उसके इन्फेरेंस होंगे, मतलब कुछ कंक्लूजन लिखे होंगे। आपको बताना है कि वो जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। ओके, मतलब जैसे एक स्टेटमेंट होती है और फर्दर उसको फ्यूचर में जाके उसका क्या अज्यूम कर सकते हैं हम, कुछ वैसे ही क्वेश्चन है। ऑलराइट, चलो फिर क्वेश्चन से समझोगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस होगी और समझ जाएगा। ऑलराइट, तो स्टेटमेंट है, इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स मोस्ट स्टूडेंट्स राइट इन हिंदी। ये स्टेटमेंट है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्ट स्टूडेंट्स, ये नहीं बोला ऑल स्टूडेंट्स या ये नहीं बोला सम स्टूडेंट्स, क्या बोला मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर बच्चे हिंदी में लिखते हैं। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ज्यादातर बच्चे हिंदी में लिखते हैं, ये है स्टेटमेंट का मतलब। ठीक है, मोस्ट ये वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको इसको याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, चलो अब इसके कंक्लूजन देखते हैं कि क्या लिखा है। ऑल राइट इन हिंदी। अच्छा चलो एक चीज बताओ मुझे, सपोज आपके पास 100 रुपए हैं और कुछ चीज आपको खरीदनी है 80 रुपीज की, तो क्या पॉसिबल है? खरीद सकते हो ना, क्योंकि 100 है आपके पास और उसमें से सिर्फ 80 की खरीद रही है तो ठीक है खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आपके पास 100 है और कोई चीज 150 की है तो क्या आप परचेज कर सकते हो उससे, क्या खरीद सकते हो? नहीं, वो एक अलग चीज है कि आपने किसी से बोरो कर लिया, वो हम बात नहीं कर रहे। सिर्फ यहाँ पे इसी चीज की बात हो रही है कि आपके पास 100 रुपए है, उससे कम की चीज या उससे इक्वल अगर कोई 100 रुपए की चीज है तो भी आप उसको खरीद सकते हो। ठीक है, तो क्या बात हो रही है इसमें कि 100 अगर 100 रुपए आपके पास है और आपको 100 का उतना या फिर उससे कम का परचेज करने का आप इजिली कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा का नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पे मोस्ट बोला है। मोस्ट मतलब सपोज एक ये सर्कल है तो मोस्ट मतलब ऑलमोस्ट कि ज्यादातर पार्ट। ठीक है, कंप्लीट नहीं बोला। और यहाँ पे क्या लिखे फर्स्ट में, ऑल राइट इन हिंदी। क्या सारे लिखते हैं? नो, क्योंकि यहाँ पे लिखे है मोस्ट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट इज नो कैंडिडेट राइट्स अदर देन इन हिंदी। ये भी मेंशन नहीं है। क्या बोल रहा है ये वाला सेकंड वाला पॉइंट कि हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज में नहीं लिखते, ऐसा लिखा है क्या स्टेटमेंट में? क्या लिखा है कि ज्यादातर बच्चे हिंदी में लिखते हैं, बट ये नहीं बोला कि हिंदी के अलावा कुछ और लिखते ही नहीं है, ये तो नहीं लिखा ना। तो दैट मीन्स ये वाला भी गलत हो गया स्टेटमेंट। समझ आए क्यों गलत है? क्या लिखा है स्टेटमेंट में कि ज्यादातर बच्चे हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, ये नहीं लिखा कि सारे बच्चे हिंदी में लिखते हैं, ये भी नहीं लिखा कि हिंदी के अलावा कुछ और लिखते ही नहीं। ठीक है, ये चीजें समझनी है। देन इज मोस्टली कैंडिडेट्स राइट विद हिंदी अपीयर इन एग्जाम। अब ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट कर दिया। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि एग्जाम में बच्चे हिंदी में लिखते हैं, बट यहाँ पे तो बिल्कुल ही उल्टा कर दिया स्टेटमेंट को। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिनको हिंदी आती है वो ही एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, लाइक इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं, बहुत इररिलेवेंट स्टेटमेंट है ये। बेस्ड ऑन दिस गिवन स्टेटमेंट ये बहुत ही इररिलेवेंट है, थर्ड वाला पॉइंट। तो दैट मीन्स ये भी इंटायरली रॉन्ग है। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं। सम कैंडिडेट्स राइट इन हिंदी। सिंपल। मोस्ट मतलब क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे। अब उसमें से मैं थोड़ा सा पार्ट उठा रही हूँ सम का। ठीक है, दैट मीन्स ये ट्रू होगा कि नहीं। ये वाला पॉइंट है ना, सपोज ये आपके पास होल है तो इसमें से मैं सिर्फ 80 का लेना चाहती हूँ, तो पॉसिबल है कि नहीं है? तो वही चीज गिवन है कि यहाँ पे मोस्ट गिवन था और उसमें से मैं सिर्फ सम की बात कर रही हूँ, तो ये करेक्ट होगा कि नहीं होगा? गेटिंग इट? तो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार वापस देख लेते हैं कि क्या समझा हमने। स्टेटमेंट थी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज्यादातर बच्चे जो है वो हिंदी में लिखना प्रेफर करते हैं। ठीक है, और कंक्लूजन्स क्या थे? सारे क्या हिंदी में लिखते हैं? नो, सारे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मोस्ट की बात हो रही है, सबकी बात नहीं की हमने। नो कैंडिडेट राइट्स अदर देन इन हिंदी, ये भी नहीं लिखा कि हिंदी के अलावा कोई और लिखते ही नहीं, बिकॉज जो मोस्ट के अलावा बच्चे हैं वो तो किसी और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ना, तो वही चीज है। नेक्स्ट इज
मोस्टली कैंडिडेट्स विद हिंदी अपीयर इन एग्जाम, जिनके पास हिंदी है वो ही सिर्फ अपीयर कर सकते एग्जाम के लिए, ये तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं, लाइक दिस इज इररिलेवेंट। और सम कैंडिडेट्स राइट इन हिंदी, करेक्ट। मोस्ट कैंडिडेट्स राइट इन हिंदी, यहाँ पे लिखे सम कैंडिडेट, मतलब उस मोस्ट का थोड़े से बच्चे जो हैं वो हिंदी में लिखते हैं, करेक्ट है, समझ आए। तो इसका आंसर होगा 4th। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, ऑल गर्ल्स आर प्राउड, ऑल गर्ल्स आर प्राउड। और एक और है इसका ही स्टेटमेंट, ऑल प्राउड विल रियलाइज वन डे, ऑल प्राउड विल रियलाइज वन डे। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट गिवन है। अभी इसका कंक्लूजन या इन्फेरेंस देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट इज all girls will realize one day, all girls will realize one day। और दूसरा है इसका, some girls will realize one day, some girls will realize one day। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन और स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। तो देखो, ऑल गर्ल्स आर प्राउड, वेन डायग्राम हमने सीखा था इनिशियल क्लासेस में, तो उसी का यूज करते हैं। ऑल गर्ल्स आर प्राउड मतलब सारी गर्ल्स जो हैं वो प्राउड हैं, मतलब ये इनर सर्कल जो है वो गर्ल्स के लिए, और जो आउटर सर्कल है, क्योंकि सारी गर्ल्स प्राउड है दैट मीन्स गर्ल्स जो है वो प्राउड होने का सबसेट है। समझ आ रहा है, सारी गर्ल्स प्राउड है मतलब गर्ल्स जो है वो सारी प्राउड है, तो ऐसा बनेगा उसका डायग्राम। उसके बाद क्या, ऑल प्राउड विल रियलाइज वन डे, ऑल प्राउड विल रियलाइज वन डे, ये हो गया रियलाइज का। रियलाइज मतलब एहसास करना, ठीक है। तो क्या है, ऑल गर्ल्स आर प्राउड ये, और उसके बाद ऑल प्राउड विल रियलाइज वन डे। क्लियर है, ये वेन डायग्राम क्लियर है और सबको। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स। ऑल गर्ल्स विल रियलाइज वन डे, ऑल गर्ल्स विल रियलाइज वन डे, करेक्ट और नॉट करेक्ट, बिकॉज प्राउड को हटा दो, सपोज यहाँ पे रियलाइज है, यहाँ पे गर्ल्स है, तो सारी गर्ल्स रियलाइज, सपोज एक ऐसे एंटिटी समझो ना कि रियलाइज जो है वो एक एंटिटी है, तो सारी गर्ल्स जो है वो एंटिटी इस रियलाइज के अंदर आ रही है, दैट मीन्स ये रियलाइज करना गर्ल्स के लिए वैलिड है। लाइक हर एक लड़की को रियलाइज होगा एक दिन, दैट इज करेक्ट। समझ आ रहा है। अगर इसकी जगह ये होता कि ऑल रियलाइज या फिर समथिंग लाइक दैट कि ऑल रियलाइज विल बी गर्ल्स वन डे, तो ये वैलिड नहीं था, बिकॉज व्हाट अबाउट दिस पार्ट, ये पार्ट हमने कवर ही नहीं किया था। ठीक है, तो अभी क्या बात हो रही है, ऑल गर्ल्स विल रियलाइज वन डे, तो दैट मीन्स ये करेक्ट है फर्स्ट वाला कंक्लूजन। सेकेंड इज सम गर्ल्स विल रियलाइज वन डे, वही बात है, वो 180 वाला रूल देख लेते हैं कि 100 है हमारे पास, सपोज उसमें से 80 या 20 मुझे यूज करना है, तो यस इट इज वैलिड, है कि नहीं। तो वही बात है कि जब हमें पूरा, अगर हमारे लिए ट्रू है, एक कंप्लीट ट्रू है, तो उसका सम पार्ट भी तो ट्रू होगा हमारे लिए, करेक्ट और नॉट। अगर हमारे पास एक इंटायर चीज है वो सारी ट्रू है, तो उसका एक स्मॉल पार्ट भी तो ट्रू होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है। तो ये भी करेक्ट है कि सम गर्ल्स विल रियलाइज वन डे, बिकॉज ऑल गर्ल्स विल रियलाइज वन डे, दिस इज करेक्ट। तो सम गर्ल्स विल रियलाइज वन डे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 follows। समझ आया, समझ आया। वेन डायग्राम से क्या बहुत इजी था, वैसे भी कर सकते थे आप, अगर आप इमेजिन कर सकते हो चीजें। इन केस आपसे नहीं इमेजिन हो रहा तो गो विद द वेन डायग्राम, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, इसकी स्टेटमेंट गिवन है, इट इज
इज इट नेसेसरी दैट एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड? मैं मीनिंग बता दूंगी इसका. इज इट नेसेसरी दैट एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड? ठीक है, ये स्टेटमेंट है. कंक्लूजन है इसके. फर्स्ट इज यस, कॉमा, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर पर्सन फॉर अर्निंग. एजुकेशन का एम है टू प्रिपेयर पर्सन फॉर अर्निंग. अर्निंग मतलब कमाना. ठीक है. सेकेंड इज यस, एजुकेटेड पर्सन शुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाता है. ठीक है. थर्ड इज नो, एजुकेशन शुड बी ओनली फॉर नॉलेज पर्पस. एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए होना चाहिए. ओनली. ठीक है, ओनली लिखा है यहां पे. और लास्ट इज नो, one may take up agriculture where education is not necessary. No, one may take up agriculture where education is not necessary. ठीक है, समझो इसको. क्या है स्टेटमेंट? क्या है? एक क्वेश्चन की फॉर्म में स्टेटमेंट. इज इट नेसेसरी दैट एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड? मतलब एक नॉर्मली स्टेटमेंट बोला है कि क्या जरूरी है एजुकेशन जो है वो जॉब ओरिएंटेड ही हो. मतलब कि एजुकेशन का क्या पर्पस हो, सिर्फ जॉब से रिलेटेड ही हो कि आप सपोज एजुकेटेड हो तो उसके बाद आपको जॉब करनी है. ये बोलना चाहता है स्टेटमेंट. ठीक है, ये क्वेश्चन है एक तरीके का. तो उसके कंक्लूजन है, मतलब इन्फेरेंस है, यस, एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए अर्न करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज यस, एजुकेशन जो है वो एजुकेटेड हम क्यों होते हैं, मतलब क्यों हम एजुकेशन लेते हैं, सो दैट हम इंडिपेंडेंट हो सके. इंडिपेंडेंट मतलब कि खुद के पैरों पे खड़े हो सके. ठीक है. नेक्स्ट इज नो, एजुकेशन का सिर्फ और सिर्फ पर्पस होना चाहिए नॉलेज. फोर्थ इज नो, वहां पे हमें जो एजुकेटेड नहीं है उसको एग्रीकल्चर ले लेना चाहिए. ठीक है. ये तो देखो बिल्कुल ही गलत, बिकॉज एग्रीकल्चर की कहीं पे जिक्र नहीं हुआ स्टेटमेंट पे. हमें इतना भी अज्यूम नहीं करना कि आउट ऑफ द बॉक्स जाना. नो, जो स्टेटमेंट में लिखा है वो देखो, अगर वो कहीं पर है स्टेटमेंट में, या फिर थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड आपको अज्यूम करना है. ठीक है. लेकिन एग्रीकल्चर की तो बात कहीं पर नहीं हो रही स्टेटमेंट में, नहीं हो रही ना यहाँ पर कहीं पर भी एग्रीकल्चर की बात. तो ये क्या हो जाता है, इररेलेवेंट है ऐसा चीज. मतलब ये रेलेवेंट ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे मेंशन करने का कोई मतलब ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है. तो चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि एजुकेशन का पर्पस ऑन. सपोज टू बी ऑनेस्ट, अगर खुद से आप पूछो कि क्यों आप एजुकेटेड होना चाहते हो, कहीं ना कहीं एंड पे जाके आपको क्या अर्न करना है, आपको जॉब लगनी है, आपकी जॉब लगेगी तो अर्न करोगे. यही तभी तो सारे लोग एजुकेशन को पाना चाहते हैं, सो दैट वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं स्टैंड करे, कहीं ना कुछ अचीव करें. करेक्ट नॉट? यही होता है मेन पर्पस एजुकेशन का. तो यस, एजुकेशन जो है उसके बाद अगर आप एजुकेटेड हो तो उसके बाद आप कमाने लग सकते हो. तो दिस इज करेक्ट. ये तो चीज है ही, ऐसा नहीं है ना, ये गलत नहीं हो सकता. क्यों नहीं गलत हो सकता? बिकॉज पर्पस ही वही है. सी, स्टेटमेंट में ना आपसे क्वेश्चन पूछा है. ठीक है. तो उस क्वेश्चन को लाइक अपना दिमाग खोलकर उसको आंसर करना है कि क्या सही चीज है, और इन जनरल बतानी है चीज है कि मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपने लिए, सपोज किसी को पैसे नहीं कमाने, ठीक है, उसका एजुकेशन का पर्पस है नॉलेज, ऐसा नहीं है. इन जनरल आपको बात करनी है कि लोग क्यों एजुकेटेड होते हैं, सो दैट वो फ्यूचर में जाके कुछ कमा सके, इंडिपेंडेंट हो सके. तो सेकंड पॉइंट भी यही है कि एजुकेशन के बाद इंडिपेंडेंट हो सके, ये भी करेक्ट है. अब रही बात थर्ड पॉइंट की कि क्या क्वेश्चन पूछा था कि क्या नेसेसरी है एजुकेशन जो है वो जॉब ओरिएंटेड हो, मतलब कि
एजुकेशन लेने के बाद हम सर्विस ही करें, क्या ये जरूरी है? यहाँ पे लिखा है नो, ये नेसेसरी नहीं है। एजुकेशन का सिर्फ और सिर्फ पर्पस होना चाहिए नॉलेज। ये भी गलत है बिकॉज ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं है, ये चीज ना सबके लिए वैलिड नहीं होती। 95% लोग क्यों एजुकेटेड होना चाहते हैं? सो दैट वो कहीं ना कहीं स्टैंड कर सके सोसाइटी में, इंडिपेंडेंट हो सके, अपने पैर पे खड़े हो सके। तो दिस मीन्स ये भी गलत है, ठीक है। इन जनरल आपको अज्यूम करनी है चीजें। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 2 follows। समझ आया? आई होप क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है all radios sold in that shop are of high standard। all radios sold are of high standard। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी है some of Morphy radios are sold in that shop। some of Morphy company A radios are sold in that shop। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। इनका इन्फेरेंस है, वन इज all radios of high standard are manufactured by Morphy company। all radios of high standard are manufactured by Morphy। Second is some of the Morphy radios are of high standard। some of Morphy radios are of high standard। HS means high standard, ठीक है। Third is none of Morphy radio is of high standard। none of Morphy radio is of high standard। और last is some of Morphy radios is of high standard are sold। some of Morphy radios of high standard are sold। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। ओके, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ऑल रेडियोज सोल्ड आर ऑफ हाई स्टैंडर्ड। मतलब एक शॉप में जितने भी रेडियो सोल्ड हुए हैं वो क्या है? हाई स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड के हैं। तो सपोज ये जितने भी सेल किया है ये हाई स्टैंडर्ड के रेडियोज हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमने एक सर्कल बनाया किसका? हाई स्टैंडर्ड रेडियोज का। जितने भी सोल्ड हुए हैं वहां पे, जितने भी सेल किए हैं वो, मतलब ये रेडियोज सोल्ड उसका ये, ठीक है। अब क्या लिखा है? मतलब उस शॉप में जितने भी रेडियोस को सेल किया, बेचा है, वो सारे हाई स्टैंडर्ड के थे, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि सम ऑफ द मॉर्फी रेडियोज आर सोल्ड। और कुछ मॉर्फी रेडियोस मतलब मॉर्फी कंपनी के रेडियोस कुछ सेल किए गए, बेचे गए। सपोज ये वाला जो है ये किसके लिए है? मॉर्फी कंपनी के रेडियोस के लिए, ठीक है। इतना समझ आया कैसे बनाया है? ये पूरा एंटायर सर्कल किसके लिए? कि जितने रेडियो बेचे गए उस शॉप में, और कैसा है वो? हाई स्टैंडर्ड रेडियोस बेचे गए हैं सारे शॉप में, और उनमें से कुछ जो है वो मॉर्फी कंपनी के थे। क्लियर? चलो इनफेरेंस देखते हैं। ऑल रेडियोस ऑफ हाई स्टैंडर्ड आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मॉर्फी। क्या ये सही है कि जितने भी बेचे गए हैं रेडियोस वो सारे मॉर्फी ने डिजाइन किए थे, वो सारे मॉर्फी कंपनी के थे? नो, सारे थोड़ी है मॉर्फी के, मॉर्फी का तो कुछ ही पार्ट था, तो ये गलत है, ठीक है।
नेक्स्ट इज सम ऑफ मर्फी रेडियोज आर ऑफ हाई स्टैंडर्ड, कि मतलब कुछ जो मर्फी रेडियोज हैं, जो मर्फी कंपनी के रेडियोज हैं वो हाई स्टैंडर्ड है। करेक्ट और नॉट? यस, बिकॉज देखो ना ये पार्ट किसका है, मर्फी रेडियोज का, और हाई स्टैंडर्ड का, सपोज ये हाई स्टैंडर्ड सारा जितने भी बेचे गए थे वो हाई स्टैंडर्ड थे कि नहीं, तो उसमें से थोड़ा पार्ट मर्फी का भी था, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली मर्फी भी हाई स्टैंडर्ड हो गया कि नहीं। थोड़ा इमेजिन करो, पूरा जितने भी बेचे गए वो सारे हाई स्टैंडर्ड थे और उस हाई स्टैंडर्ड में से थोड़े जो है मर्फी कंपनी के भी थे, तो अल्टीमेटली जितने भी मर्फी के बेचे गए हैं वो हाई स्टैंडर्ड के ही हो गए। समझ रहे हो? तो दैट मीन्स ये भी सही है। नन ऑफ मर्फी रेडियोज इज ऑफ हाई स्टैंडर्ड। क्या है ये? मतलब मर्फी कंपनी का एक भी रेडियो हाई स्टैंडर्ड का नहीं है। ये तो इस वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट ही कर रहा है, उल्टा ही है इसके, कि क्या बोला गया कि मर्फी कंपनी का एक भी रेडियो हाई स्टैंडर्ड का नहीं है। मर्फी कंपनी का एक भी रेडियो हाई स्टैंडर्ड का नहीं है, तो ये तो गलत है, बिकॉज है ना ये वाला जो एरिया ये तो हाई स्टैंडर्ड का ही है और ये मर्फी का भी है, तो दैट मीन्स ये वाला रॉन्ग है। सम ऑफ मर्फी रेडियोज ऑफ हाई स्टैंडर्ड आर सोल्ड। वही बात है कि जो मर्फी रेडियोज हैं जो हाई स्टैंडर्ड के हैं वो बेचे गए। करेक्ट? यस, बेचे गए। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया? 2 and 4। क्लियर? पेन डायग्राम बनाओ, इजिली समझ आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट गिवन है, इंडिया इज बिकमिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड। इंडिया is becoming industrialized, or second is pollution is a problem associated with industrialization. Pollution is a problem associated with इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स है और इसका इन्फेरेंस है। फर्स्ट इज, ऑल इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर पोल्यूटेड। ऑल इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर पोल्यूटेड। सेकेंड इज, India is polluted. Just a second. Second is, India is polluted. ठीक है? Next is, polluted nations are industrialized. Polluted nations are industrialized। और लास्ट है, इंडिया में become polluted। इंडिया में become polluted। ठीक है, ये स्टेटमेंट और इन्फेरेंसेस का। स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है, इंडिया इज बिकमिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड, मतलब अभी हुआ नहीं कंप्लीटली डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि टेक्नोलॉजी या इन सब के ऊपर डेवलप करना है कंट्री को। ठीक है, तो इंडिया जो है वो धीरे धीरे बन रही है, अभी कंप्लीटली इंडस्ट्रियलाइज नहीं है। सॉरी, कंप्लीटली इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है, वो बन रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कंप्लीटली अभी बनी नहीं है बट बन रही है धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज। Second is, pollution is associated with industrialization. Pollution क्या होता है? धूम, मतलब pollution is कि वही नॉइस पोल्यूशन, ये सब पोल्यूशन। ठीक है, pollution is a problem associated with industrialization. pollution जो है वो इंडस्ट्रियल, मतलब जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगे, जितना ज्यादा फैक्ट्री वगैरह बिल्ड होंगे उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा। ये ऐसा बोलना चाहता है कि पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लिंक्ड है, एसोसिएटेड है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके।
तो फर्स्ट इन्फेरेंस है ऑल इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर पोल्यूटेड। ये देखो, अब ये कहीं मेंशन है स्टेटमेंट में कि सारे के सारे जितने भी इंडस्ट्रियलाइज सेंटर्स है वो पोल्यूटेड है मेंशन। और जरूरी नहीं है ना कि इंडस्ट्रीज जो है वो पोल्यूटेड ही हो। देखो ये ना जो ऑल टर्म होती है इसको ना बहुत सोच समझ के हमेशा अंडरलाइन या फिर हमेशा टिक करना होता है भाई, बिकॉज कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होती है, ठीक है। ये कहीं ऑल का तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, उन्होंने सिर्फ बोला है कि पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्री से लिंक्ड है, रिलेटेड है, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं है कि सारी की सारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेंटर्स हैं वो पोल्यूटेड है। नो, दिस इज नॉट मेंशन्ड। जब तक आप श्योर नहीं हो ना तो ये ऑल वाला कभी भी करेक्ट नहीं करना। तो ये तो मेंशन भी नहीं, तो दैट मींस ये रॉन्ग है। सेकंड इज इंडिया इज पोल्यूटेड। इसका मतलब इंडिया इज पोल्यूटेड, क्या ये सही है? आप खुद सोचो और बताओ। इंडिया इज पोल्यूटेड, यहाँ पे क्या लिखे? इंडिया जो है वो इंडस्ट्रियल, मतलब ऐसे देखो, ये इंडिया है, देन वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उधर, और फिर वो पोल्यूशन की तरफ, लाइक पोल्यूशन भी हो रहा है। मतलब इनमें से कोई कंप्लीट अभी प्रोसेस हुआ नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं है, क्योंकि इंडिया भी इंडस्ट्रियलाइज नहीं है कंप्लीटली, और अगर इंडस्ट्रियलाइज नहीं है तो वो उतना पोल्यूटेड नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लिखे? सेकेंड इन्फेरेंस क्या कहती है कि इंडिया जो है वो पोल्यूटेड है, मतलब अभी एट प्रेजेंट है। तो दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे तो इन प्रोसेस है ना वो चीज, अभी वो बन रही है, लेकिन कोई श्योर शॉट नहीं है कि हाँ भाई वो है पोल्यूटेड। नो, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज पोल्यूटेड नेशंस आर इंडस्ट्रियलाइज्ड। ये भी कहीं नहीं मेंशन कि पोल्यूटेड नेशंस जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड है ही, जरूरी थोड़ी है। पोल्यूशन तो किसी भी चीज से आ सकता है। अब ये रिलेशन ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन होता है, लेकिन ये रिलेशन रॉन्ग है कि अगर पोल्यूशन है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। नो, दिस इज रॉन्ग। मतलब अगर पोल्यूशन है तो दैट मीन्स वो इंडस्ट्रीज होंगी। नो, ये गलत है। समझ आया क्यों गलत है? क्योंकि ये रिलेशन करेक्ट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन होता है, बट ये रिलेशन करेक्ट नहीं कि पोल्यूशन है तो इंडस्ट्रीज है वहां पे। नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। लास्ट इज इंडिया मे बिकम पोल्यूटेड। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई? क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है इंडिया, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन भी आ रहा है, ठीक है। अभी लेकिन कुछ आया नहीं है, तो वही चीज यहाँ पे गिवन है कि इंडिया जो है वो पोल्यूटेड हो सकती है, मतलब मे बिकम पोल्यूटेड। तो दैट मींस दिस इज रॉन्ग। आंसर क्या होगा इसके लिए? ओनली फोर्थ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो 6th क्वेश्चन देखते हैं। अरे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट गिवन है इसकी, one should not sleep under a tree. और इसके कंक्लूजन हैं, the falling leaves may spoil our clothes. The falling leaves may spoil our clothes. Second है, trees give out CO2 at night which is injurious to health. Trees जो हैं वो CO2 देते हैं रात में, जो कि डेंजरस होता है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या गिवन है कि ट्री, मतलब ट्री के नीचे नहीं हमें सोना चाहिए, ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए। वाई? पहला कंक्लूजन गिवन है कि जो फॉलिंग लीव्स है वो अपने कपड़ों को, हमारे कपड़ों को स्पॉइल कर सकते हैं। रेलेवेंट ही नहीं है, ऐसी थोड़ी चीज होती है। तो आपको वही चीज थोड़ा सा लाइक साइंटिफिकली भी जानना है कि क्या करेक्ट हो सकता है, कि मतलब फॉलिंग लीव्स जो है वो स्पॉइल, मतलब खराब कर सकते हैं हमारे कपड़े। रेलेवेंट नहीं, इररिलेवेंट है तो, ठीक है। और दूसरा है
कि ट्रीज जो है वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हमें पता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो कि डेंजरस होता है, ठीक है, डेंजरस होता है, रात में करते हैं, नॉट इन दी आफ्टरनून, जब सन होता है तब नहीं करते, लेकिन तब तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, रात में वो क्या करते हैं CO2 रिलीज करते हैं, और अगर हम उसे इनहेल करते हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस होता है। तो दैट मीन ये तो साइंटिफिकली करेक्ट है, ठीक है। अगर सपोज किसी ने ये स्टेटमेंट बोली है तो उसका कोई लॉजिकल रीजन होगा ना, तो वही चीज है कि हमें रात में ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए। वाई? बिकॉज रात में ट्री जो है वो CO2 रिलीज करते हैं विच इज डेंजरस। गेटिंग इट? तो दैट मीन्स ये करेक्ट है। ये इररिलेवेंट है काफी कि लीव्स जो है वो हमारे कपड़े स्पॉइल कर देंगे, दिस इज रॉन्ग। तो दैट मीन्स आंसर इज ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ही इज इंटेलिजेंट ही विल पास द एग्जामिनेशन। ये स्टेटमेंट है, इफ ही इज इंटेलिजेंट he will pass the examination, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और इसकी assumptions क्या है? assumptions आ गया ना, सी assumption मतलब थोड़ा सा फ्यूचर में जाके अज्यूम करनी है चीजें जो लॉजिकली साइंटिफिकली करेक्ट होनी चाहिए। फर्स्ट इज टू पास ही मस्ट बी इंटेलिजेंट। To pass, he must be intelligent। और second क्या है? He will pass the examination। He will pass the examination, ठीक है। स्टेटमेंट है कि अगर वो इंटेलिजेंट है तो ही विल पास द एग्जाम। अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो क्या करेगा? पास करेगा एग्जाम, ठीक है। ये है आपका जो स्टेटमेंट से हम डिराइव कर सकते हैं। तो अभी assumptions क्या गिवन है? फर्स्ट इज टू पास ही मस्ट बी इंटेलिजेंट। पास करने के लिए उसका इंटेलिजेंट होना जरूरी है, करेक्ट और नॉट? सही है ना कि अगर उसको पास करना एग्जाम तो उसका इंटेलिजेंट होना जरूरी है। इंटेलिजेंट नहीं है तो उसने कुछ पढ़ा नहीं होगा तो कैसे पास करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाला ट्रू है कि पास करने के लिए उसको इंटेलिजेंट होना जरूरी है, ठीक है। सेकेंड इज ही विल पास द एग्जामिनेशन। ऐसे थोड़ी हवा में पास कर जाएगा, जब तक वो पढ़ेगा नहीं, जब तक वो इंटेलिजेंट नहीं है तब तक वो पास कैसे करेगा एग्जाम। तो सेकेंड क्या गिवन है कि ही विल पास द एग्जामिनेशन अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब कि वो पास कर जाएगा, श्योर वो पास करेगा। नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज कोई कंडीशन नहीं गिवन कि वो अगर इंटेलिजेंट है तो पास करेगा या फिर उसने पढ़ा नहीं है तो पास करेगा, कोई गिवन नहीं है ना कंडीशन। तो दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। करेंगे? तो इसका आंसर क्या है? ओनली 1 इज ट्रू। समझ आ? इंटेलिजेंट है तो पास करेगा एग्जामिनेशन। पहला कंक्लूजन था कि पास करने के लिए उसका इंटेलिजेंट होना जरूरी है, विच इज करेक्ट। और सेकेंड असम्पशन था सिंपली हिल पास, मतलब वो पास कर जाएगा, ना कोई कंडीशन ना कुछ था। दिस इज रॉन्ग। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो आज के लेक्चर के लिए इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इनका इजी है। बस वो स्टेटमेंट से ना मीनिंग निकालो कि क्या मीनिंग है उसका, ठीक है। एक बार वो मीनिंग क्लियर है तो आप फिर इजीली कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ओके। So this was all. Thank you so much. Till then, bye bye. Take care.